नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, हम प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत बीए पंचम सेमेस्टर में एक प्रश्न पत्र है आपका, प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज। उस प्रश्न पत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं एग्जाम में आने के लिए, उन प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मतलब कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है और उनकी जो भी संभावित व्याख्या है, मतलब कि समय कम है, उस कम समय में जो भी उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या होगी, मैं उस व्याख्या को भी आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। जो भी महत्वपूर्ण मैं हेडिंग्स या पॉइंट्स लिखाऊंगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है आप इन सब चीज़ों को अपने एग्जाम में लिखने का काम करिएगा। साथियों, अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप इस क्लास को अन्य जो आपके साथी हैं उन तक भी पहुंचाने का काम करिएगा, ताकि वह भी इस क्लास से जुड़ पाए और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समय समय पर जो आने वाली क्लासेस हैं उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, क्योंकि मैं 6 सेमेस्टर में आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिक की एक श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा, और जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं और उसको मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ठीक है, और शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो हम कह सकते हैं क्या है कि यह मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? जो आपके पेपर का नाम है। क्या है पेपर का नाम? प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था, राज्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न देखते हैं आपके सामने। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो वर्ण व्यवस्था, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है और उसको वो किसी न किसी रूप में जरूर पूछता है। क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो आपको ये पता ही होगा कि कुल कितने वर्ण होते हैं। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग, कलर के अकॉर्डिंगली, मतलब काम के अकॉर्डिंगली क्या बांटा गया। प्राचीन काल में देखते हैं, खासकर कब? ऋग्वैदिक काल में वर्णों को बांटा गया। किसके आधार पर? उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बांटा गया, और वहां पर कल्पना की गई कि एक पुरुष है जिसका नाम उन्होंने ब्रह्म रखा, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उनके जंघा से वैश्यों की उत्पत्ति, या कहीं कहीं उदर पेट से भी कहा जाता है, और जो चौथा है वो क्या है? उनके चरणों से, उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। तो वर्ण कुल कितने हैं? ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा क्या है? क्षत्रिय, तीसरा क्या है? वैश्य, और नंबरिंग कर देते, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शूद्र। कुल मिलाकर आपके सामने 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों को आप याद कर लीजिएगा और वहां पर लिखने का काम करिएगा, और वहां बताइएगा कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उसके जंघा या उदर से वैश्यों की उत्पत्ति, और उसके चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये क्या है? वर्ण व्यवस्था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला भी प्रश्न बहुत एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, और वो क्या है? आश्रम व्यवस्था। क्या है? आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था आप भी इसके बारे में कई बार सुन चुके होंगे। आश्रम कुल मिला के 4 होते हैं। कौन कौन सा? पहला आश्रम जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, यह जो होता है 25 वर्ष तक, यह क्या होता है? 25 से 50 वर्ष तक। अगले की बात करें हम, तीसरे की, तो हम उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। ये क्या होता है? 50 से 75 वर्ष तक। और जो चौथा आपके सामने है वो है संन्यास आश्रम। क्या है? संन्यास आश्रम, जो कि 75 वर्ष के बाद। ठीक है, तो कुल मिला के आपके सामने 4 आश्रम है। मतलब जो बालक जो है यहाँ पर
अपनी शिक्षा प्रक्रिया को प्रारंभ करता है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। फिर वो जो अपने घर परिवार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम की शुरुआत मानी जाती है। फिर उसके बाद वह जो है अपनी पत्नी के साथ व्यक्ति वनों में जंगलों में चला जाता है तो वह कहलाता है वानप्रस्थ आश्रम। और फिर अंत में 75 वर्ष के बाद पति पत्नी भी अगर जीवित रहते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं तो वो कहलाता है सन्यास आश्रम। ठीक है, अगर आश्रम के बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो एक जो फेवरेट टॉपिक होता है वो क्या है, विवाह। आपसे पूछता है विवाह के बारे में बताइए, प्राचीन भारत में विवाह कैसा था, किस प्रकार के विवाह होते थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं प्रशस्त विवाह। प्रशस्त विवाह ये पहला प्रकार है आपका। इसमें क्या होता था, कुल मिला के 4 प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ये दूसरा हुआ। तीसरा है आर्ष विवाह और चौथा है प्राजापत्य विवाह। तो ये कुल 4 प्रकार के विवाह थे जो प्रशस्त विवाह के अंतर्गत आते थे। और दूसरा है अप्रशस्त विवाह। क्या है, अप्रशस्त विवाह। इसमें क्या था, इसमें भी 4 प्रकार थे। कौन कौन से थे, पहला था गंधर्व विवाह, दूसरा क्या है आसुर विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह और चौथा है पैशाच विवाह। ठीक है, तो कुल 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो कुल मिला के जो विवाह के प्रकार थे वो 8 प्रकार के होते थे। प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका वो क्या है, अगला प्रश्न है संस्कार। पूछ सकता है आपसे कि कुल कितने संस्कार हैं प्राचीन भारत में, कुल कितने प्रकार के संस्कार होते थे। तो आपको पता होगा कि जो संस्कारों की संख्या थी वो कितनी थी, 16 प्रकार के संस्कार। ठीक है, 16 प्रकार के संस्कार होते थे। तो उसमें जैसे 16 में आपने विवाह के बारे में पढ़ लिया, उसमें विशेष पूछ लेते थे। मान लिया आपसे पूछ ले उपनयन संस्कार क्या होता था। ठीक है, उपनयन संस्कार क्या होता था, ठीक है, तो ये कब होता था, बालक जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। कब होता था, बालक जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि उपनयन संस्कार क्या हो सकता है, और क्या पूछ सकता है आपसे, एक होता है समावर्तन संस्कार। क्या होता है, समावर्तन संस्कार। ये इसका मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तो वो क्या करना था, समावर्तन संस्कार। बाकी 16 संस्कार है, अगर लॉन्ग में आता है तो आप उन 16 संस्कारों को भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समय कम है, नहीं आपके सामने में उन 16 ही संस्कारों की व्याख्या कर देगा। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। अगली हम बात करें, अगला है राज्य की उत्पत्ति। 5वां प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति। तो इसमें होता है कि जो आखिरकार राज्य है, ये राज्य जन्म कैसे लिया। राज्य का मतलब होता है, आप अपनी सरल भाषा में जानिएगा, जहाँ राजा है और जहाँ प्रजा है वो क्या कहलाता है, राज्य। वर्तमान रूप में भी राजा मतलब जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, वो क्या है, राजा की कुर्सी पे बैठा हुआ है। और जो हम लोग हैं, जो यहाँ पर उनके अधीन हैं, मतलब उनके संरक्षण में हम लोग हैं, वो हम लोग क्या है, प्रजा है।
ऐसे प्राचीन काल में भी होता था, राजा होता था और उनकी प्रजा होती थी। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो राजा प्रजा की बातें आ रही हैं, राजा प्रजा की कहानी आप सुनने को मिलती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ऐसे अचानक से राजा आ गए, ऐसे ही अचानक से प्रजा आ गई? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इसके पीछे धीरे धीरे कोई सिद्धांत काम किया होगा। तो वो ऐसा कौन सा सिद्धांत था जिसको जो है हम मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध हुआ? तो हम कह सकते हैं क्या, कई सारे सिद्धांत हैं। एक होता है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या है, ये माना गया कि ईश्वर की इच्छा पर ही राज्य की उत्पत्ति होती है और वो जो राजा होता है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है, और वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है जो कि प्रजा पर शासन करता है। ठीक है, और क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत मतलब कि एक समाज का निर्माण हुआ और उन समाज में रहने वाले व्यक्तियों ने अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को राजा चुन लिया और उन्होंने कहा कि आपके पास बल है, शक्ति है, समझ है, आप क्या हो, हमारे संरक्षक बन जाओ, हमारे राजा बन जाओ। तो इस तरीके से क्या हुआ, राजा एवं राज्य की उत्पत्ति हुई। तीसरा हम क्या कह सकते हैं, विकासवादी सिद्धांत। मतलब कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे एक प्रक्रिया बनती चली गई और उसी से क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ, विकासवादी सिद्धांत। और हम क्या कह सकते हैं, शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत मतलब कि शक्ति का सिद्धांत मतलब जिसके हाथ में पावर है, पावर थी, वो क्या बन गया, राजा बन गया। वो क्या बन गया, प्रजा का संरक्षक बन गया। ठीक है, तो ये हुआ राज्य की उत्पत्ति का, क्या है ये, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न पूछ सकता है कि सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? सप्तांग सिद्धांत क्या है? मतलब कि सप्तांग सिद्धांत किसे हम कहेंगे? इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं इसमें कुल 7 अंग होते थे। 7 अंग से ही क्या बनता था, 7 अंग से ही राज्य का निर्माण होता था। क्या होता था, राज्य का निर्माण। तो आपको ध्यान रखना है कि वो 7 अंग कौन कौन से थे। तो जो 7 अंग थे, पहला था राजा, दूसरा था अमात्य, राजा को स्वामी भी बोलते थे, राजा हो गया, अमात्य हो गया, तीसरा हो गया जनपद, जनपद मतलब जिस स्थान पर राज्य चल रहा है वो स्थान जनपद हो गया। फिर चौथा हो गया दुर्ग। दुर्ग क्या करता था, राज्य के संरक्षण का काम करता था। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज क्या है, कोष। कोष नहीं होगा, अर्थव्यवस्था नहीं होगी, तो कोई भी राज्य संचालित नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा क्या होता था, जिसको हम कह सकते हैं दंड। दंड मतलब है न्याय। अगर न्याय नहीं होगा किसी राज्य में तो वो क्या होगा, राज्य पूरी तरीके से विघटित हो जाएगा। और सातवां जो अंतिम है वो क्या है, मित्र। मित्र के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब मित्र वो मित्र नहीं जो आप सोच रहे हैं, मित्र का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रजा से है। मतलब प्रजा नहीं है तो राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये पूरा क्या है, सप्तांग सिद्धांत कहलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में प्रश्न आया है विदत। विदत क्या है, ये वैदिक कालीन एक सभा होती थी। वैदिक कालीन एक सभा होती थी जो उस समय के प्रमुख मुद्दों पर, जैसे मान लो कि हम कह सकते हैं कि उस समय के प्रमुख मामलों पर निर्णय देने का काम करती थी। मतलब ये कई लोगों का एक संगठन था जो उस राज्य के सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, राजनीतिक मामले होते थे, उन पर एक अपना निर्णय या अपनी पहुंच या अपने पावर के माध्यम से उसको नियंत्रित करने का, उसको सही करने का काम, उसको सुलझाने का काम विदत नामक संस्था करती थी। ठीक है, तो ये आपके सामने विदत।
एक आपसे प्रश्न आता है श्रेणी संगठन। क्या है? श्रेणी संगठन। तो श्रेणी संगठन क्या होता था? वो हम कह सकते हैं कि व्यापारियों का एक समूह होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि अब जो है, अगर आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करें, सपोज करिए आप मसालों का व्यापार कर रहे हैं और मसालों का व्यापार करने के लिए आप अकेले कहीं निकलते हैं, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा, उसको ले जाने में भी दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि आप एक छोटे व्यवसायी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले हो रहे हैं, आप उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर कई जगह के मसाला व्यापारी मिलकर एक साथ किसी अन्य जगह पर जहां मसालों की जरूरत है अपने उस मसालों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या कह सकते हैं हम कि वो श्रेणियों के माध्यम से अपने व्यवसाय अपने मसाले को वहां तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। तो हम कह सकते हैं कि व्यापारियों का एक समूह होता था जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम करता था। तो वो क्या कहलाता था? श्रेणी संगठन कहलाता था। ठीक है, अगर हम और आपसे बात करें, क्या प्राचीन काल में व्यापार। तो प्राचीन काल में व्यापार कैसा था? किससे होता था? हम कह सकते हैं प्राचीन काल में जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ था। मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, रोम के साथ और चीन के साथ। ये कुछ देश थे और भी है जो पूर्वी एशिया के सब उनके साथ भी था। तो ये देश हैं जिनके साथ भारत का प्राचीन काल में व्यापारिक गतिविधियां चलती थी, और भारत कहीं ना कहीं चाहे वो कीमती रत्नों के मामले में या मसालों के मामले में, है ना, इन सब मामलों में वो एक समृद्ध देश हुआ करता था, मतलब ये निर्यातक होता था। ठीक है, तो उसके माध्यम से भारत का जो व्यापार था बहुत समृद्ध अवस्था में था। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसको हमने सूक्ष्म रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से ना समझ में आया हो। अगर आप बिल्कुल भी जानकारी न रखते होंगे तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। एक दो बार और देखने का प्रयास करिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने एग्जाम को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह सामग्री आपके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।